हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ इमरान चौधरी। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो हम लोग देखेंगे डेटा रिकवरी आईफोन 13 प्रो मैक्स। डेटा रिकवरी दैट मीन्स डांसिंग बूट है, डांसिंग बूट कम्युनिकेशन इशू। वो बूटिंग का मैं डिटेल आपको मैं बताऊंगा। ये एक मेरे डीलर भाई से आया हुआ है फ़ोन, बिकॉज उन्होंने क्या किए थे, इसको ओवरहीट करने से डांसिंग बोर्ड और सीपीयू लूज़ हो चुका है। तो यही बोर्ड में हम लोग इसको रिपेयर करेंगे, डेटा रिकवर करेंगे, क्योंकि कस्टमर का डेटा और इनके पास आया था, ये चालू फ़ोन आया था, तो ये कस्टमर का डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये डांसिंग बूट किस तरीके से ये पता चलता है सीपीयू का है, ये मैं आगे आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये इजीली, फिलहाल आपको सीपीयू को कैसे हैंडल करना है इजीली, मैंने बहुत वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और आपने पूरी वीडियो देखनी है डिटेल में, बिकॉज आपको स्किप नहीं करनी। आप स्किप करते हो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप पूरा स्किल सीखना है। तो सबसे पहले हम इसी बोर्ड में इसको रिपेयर करके फिर से लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 11 नंबर स्टार्ट किया, आपको पता है 11 नंबर से सबसे पहले मैंने इजीली ग्लू को नरम कर दिया। जो चिक्कड़पना एक ग्लू के अंदर रहता है 11 नंबर से, वो इजीली रिमूव हो जाता है। और उसके बाद जो हम स्क्रैपर यूज़ करते हैं, और 11 नंबर जो मैंने यूज़ किया, आपने ऑलरेडी देखे, ये फेदर जो सबसे बहुत कॉस्टली है बट बहुत अच्छा ब्लेड है, फेदर कंपनी की। ये जो ब्लेड है मैंने 11 नंबर जो यूज़ कर रहा हूँ, ये फेदर है। और उसके बाद जो मैं स्क्रैपर यूज़ करता हूँ वो ये वाला जो है, ये होंगाई टोंग की है, क्योंकि कोई स्क्रैच नहीं होता है या कंपोनेंट्स कोई, और बहुत काफ़ी पतला है। तो चारों साइड का ग्लू प्रॉपर कट करने के बाद अब आपका टाइम बनता है कि सीपीयू पिकअप करने का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको प्रॉपर उसको मूव करनी है चारों साइड, आपको बीच में 10 सेकेंड, उसके बाद चारों साइड आपको मूव करनी है। बिकॉज अगर आपका कोई भी एक साइड आपका प्रॉपर हीट नहीं होता है तो आपका ट्रैक जाने का चांसेस है। देन आप सबसे पहले एक पंच हल्का सा करेंगे, और दूसरी चीज़ क्या है, पंच करने का मतलब ये कि इजी वे में करेंगे। देखिए, हमारा सीपीयू प्रॉपर इजीली निकल गया। और आप इसमें नोज़ल जो इस्तेमाल करेंगे, एक्सपीरियंस होने के बाद आप कौन सा नोज़ल इस्तेमाल करेंगे, तुरंत कौन सा नोज़ल इस्तेमाल करेंगे, मैं सिखाऊंगा। अच्छा, सीपीयू निकालने के बाद आप ऑलवेज़ रिमेंबर करना कि अगर आप वही बोर्ड पे काम करना है रिटर्न आपको, तो तुरंत आप गरम गरम रहते ही आप आयरन से ये जो ब्लैक पेस्टेड है ये आप साफ़ करके देखिए। आपको कोई मेल्टिंग पॉइंट या 138 पीपीडी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आयरन का जो हीटिंग रखेंगे वो 380 390 तक आप रख सकते हो। अगर आपका जेवीसी जो सोल्डर आयरन है तो बहुत बेहतर है। अगर दूसरा आयरन है, अगर आप बिट जेवीसी का इस्तेमाल करते हो तो भी बेहतर है। आप मदरबोर्ड पे जब हीटिंग इस्तेमाल करेंगे, अभी जैसे ये प्रॉपरली जो निकल रहा है, तो ये आपका मेरा जो हीटिंग है ये 380 हीटिंग है, आप 380 हीटिंग रख सकते हो। और देखिए ईजिली ये पूरा निकल गया, ठीक है। कोई मेल्टिंग पॉइंट आपको लो करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप क्लीन करेंगे, ये जो शोल्डर का जो बॉल्स है, ये आपको ऑलवेज़ ध्यान रखना है कि किसी भी आईसी या कोई भी कंपोनेंट्स के बीच में फंस ना जाए, तो ये आगे दिक्कत कर सकता है, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट्स आपका सीपीयू निकालते वक्त अगर कोई भी कभी भी निकलता है तो ऑलवेज़ लगा देना बेहतर है। आप इस चीज़ के चक्कर में ना पड़े कि ये क्या काम करता है क्या नहीं करता है। अगर आपको सर्किट नॉलेज नहीं है तो ऑलवेज़ हर एक कंपोनेंट्स काम के लिए दी हुई है, ठीक है। आपको अगर पता करना है तो आपको स्कीमेटिक सर्किट नॉलेज आपको जाननी पड़ेगी। हर एक कंपोनेंट्स काम के लिए दिए हुए। हाँ, कोई कंपोनेंट्स है जो उसको नो स्टॉप बनाया गया या उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमको पता है। लेकिन एवरी कंपोनेंट्स अगर आपको जिसके बारे में नहीं पता तो वो कंपोनेंट्स आपको लगाना ज़रूरी है। जैसे ऐसे भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है कि पैरेलल समझ के काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। नहीं, ये गलत रूल है, ठीक है। आपको ऐसे भी बहुत से कंपोनेंट्स है, पैरेलल है, सिंगल है, आप इसको निकालेंगे फ़ोन स्टार्ट ही नहीं होगा, पावर सेक्शन चालू ही नहीं होगा। तो ये पावर सेक्शंस के ब्लॉग अगर आप समझेंगे, सीपीयू के ब्लॉग समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोई भी कंपोनेंट्स आपसे निकल जाता है, आप उसको री इंस्टॉल करना एक प्रोफेशनल कारीगर का पहचान है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पेस्ट और रोजिन भी आप डाल सकते हो हल्का। तो जो सोल्डर के जो बॉल है थोड़े से बड़े बड़े जो है, उसको डिसोल्डर वायर से हम लोग इजीली क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। और मैं डिसोल्डर वायर को फोल्ड नहीं करता हूँ, मैं सिंपली इस तरीके से कर लेता हूँ, बिकॉज जो कॉर्नर्स है प्रॉपर पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। आप भी कर सकते हो, कैसे काफ़ी लोग फोल्ड करके भी करते हैं, नो प्रॉब्लम, फोल्ड करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप इजीली कर सकते हो इससे। जो जैसे मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, पॉइंट पे पकड़ना, उसको थोड़ा सा पीछे पकड़ोगे तो आगे वाला जो पार्ट है वो निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, हर एक काम एक तरीके से होता है, सिस्टम से होता है। आपको अगर नहीं समझ, अब जैसे ये डांसिंग बूट आया, मैंने बूटिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाया
इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बूटिंग आपको बता दूंगा ये इसका बूटिंग क्या था। ये बूटिंग मेरे पास है, मैं साइड में डालूंगा। ये कैमरे में मतलब कंप्यूटर के कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, मोबाइल के कैमरा में रिकॉर्ड किया मैं इसका। डांसिंग बूटिंग पे कैसे पता चलता है कि सीपीयू आपको रिवॉल्व करनी पड़ेगी या नैंड, ये एक अलग टॉपिक है। बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझना है, I2C का प्रॉब्लम है, रैम का प्रॉब्लम है, ये एक आपका अलग टॉपिक है, ये आपको समझना है। देखिए, जब भी सीपीयू का काम करेंगे ऑलवेज रिमेंबर, आपको ध्यान में रखना है कि सीपीयू की सेफ्टी फर्स्ट आपको रखनी है। क्योंकि सीपीयू अगर आपका ख़राब हो गया, आपके हाथ में और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। सीपीयू, क्योंकि सीपीयू ख़राब हो गया सब कुछ ख़राब हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले, ठीक है। तो सीपीयू का मैं बहुत सेफ तरीका आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आपके मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सी वीडियो है, आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर आप लोगों ने बहुत किए। आप लोग ज़रा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो आपको एटलीस्ट इतना तो बनता है जो आपको फ्री में करना है। सब्सक्राइब कीजिए आप। इतने डिटेल्स में मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में कोई वीडियो बनाता होगा, पर आप लोगों का सपोर्ट और ये देख के मुझे मतलब और मतलब जागरूक होता है कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। खैर अभी हम काम की बात करते। सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टेप किए आप लोगों ने देखे, और ये जो DTC का अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये DTC का जो थोड़ा थोड़ा ग्लू रहता है, इसको साफ़ कर देना बेहतर है ताकि CPU प्रॉपर इजीली बैठता है। अब ये जो मैं ब्लेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये 16 नंबर ब्लेड, जो साइड का, कॉर्नर का, थोड़ा बहुत बीच में जो ग्लू बचता है, तो वो ग्लू चैनल ब्लोअर की जो चैनल 1 की हिट 240-45 आप रख के आप ग्लू साइड में थोड़ा बहुत जो ग्लू रहता है वो आप उसको साफ़ कर सकते हो। और उसके बाद एक बार फाइनल जो डिसोल्डर वायर है, ये फाइनल डिसोल्डर वायर आपको इस्तेमाल करना है इजीली। ताकि एक बात आपको ध्यान रहे, ये जो PCB के अंदर जो बॉल का साइज़ है, ये एक्चुअल साइज़ से बड़ा ना हो जाए। अगर ये एक्चुअल साइज़ से अगर बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत क्या हो जाती है कि आपके SOC जो CPU के बीच के जो पोर्शन होते हैं उसकी जो ब्लॉक होती है, P कोर, उसके बाद GPU, उसके बाद SOC फिक्स्ड, VDD लो, PLL, ये जितने भी चीज़ है, SRAM, जितने भी चीज़ें, ये अगर एक दूसरे से या ग्राउंड के साथ अगर टच हो गया तो आपका जो CPU है बूटिंग दिखाएगा हाई बूट ऑलवेज, ठीक है। सो ये आपको ध्यान मतलब कि बहुत ज़्यादा आप उसको ना घिसे। जैसे कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम लोग डिसोल्डर वायर को हीटिंग कम रख के डिसोल्डर वायर लगा के बहुत ज़्यादा घिस रहे। और दूसरी चीज़, ये जो मैं क्लीनिंग प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको क्लीनिंग सबका अलग अलग तरीका है क्लीनिंग करने का। कोई ईयरबड से करता है, कोई कपड़े से करता है, IPS से। लेकिन अगर आपको प्रॉपर काम करना है तो आपको जो चिपचिपाहट एक होता है ना, ये होना नहीं चाहिए। फुल्ली क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जैसा अभी आपको ये दिख रहा है, क्योंकि आपको प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे कंपोनेंट्स भी मिसिंग है, इसको भी हम लगा देंगे। कोई भी चीज़ का हो, इसको भी हम प्रॉपर लगाएंगे। अक्सर ये काम करते वक्त हमारा इस तरीके का कंपोनेंट्स क्या हो जाता है, निकल जाता है। और ये जो एक वाइट ग्लू है, ये XS मैक्स, आपको भी पता है कि इसके अंदर कई बार जो चार्जिंग का प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सब सारी चीज़ें इसके वजह से इश्यूज़ होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो इसका नैंड उतरा हुआ है, नैंड उतार के किस तरीके से चेक करते हैं ये हमको पता है, मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए, CPU अगर निकला हुआ है और नैंड से कोई अभी फ़िलहाल मतलब नहीं है, CPU निकला हुआ है तो उसकी बूटिंग आपने देखे कि जो 13 से लेके इसमें दिखा रहा है 13 दिखा है, तो लेकिन एटलीस्ट 2-3 से मतलब 1 से लेके 40 के बीच में, ये 40 के बीच में अगर A15 CPU के अंदर अगर आया तो ओके है, कोई इश्यूज़ नहीं है। और ये स्टेबल होना चाहिए, नो डांसिंग, नो फ्लैक्चुएशन, इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम नोटिस करते हैं CPU, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए इसमें ज़्यादा ग्लू नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जो हार्ड ग्लू ऐसा नहीं है। अब इसको इजी वे में साफ़ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा 1 लो मेल्टिंग 138 PPD एंड पेस्ट हम लोग ने डाले। उसके बाद हम लोग आयरन की हीटिंग जो है वो ओनली 290 to 300, उससे ज़्यादा नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक बॉल बना देंगे, मतलब आयरन की बिट हम लोग CPU पे टच नहीं करेंगे, आराम से। और 10 सेकंड के ऊपर हमारा जो आयरन है, 10 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड के ऊपर हमारा जो आयरन है वो CPU के ऊपर नहीं चलना चाहिए। ये आपको ध्यान रहे, मतलब ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो लगभग ये थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट कर दिया ताकि कैसा है, मैं ये ग्लू इजीली निकल सकूं और उसके बाद उसको फिर रिवॉल्व करके मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, बिठा सकता हूँ, ठीक है।
अब मेरा काम ये रहेगा कि मैं एक बैंड ट्वीज़र या कोई भी लेके ब्लोअर का जो हीटिंग है, जो हमारे हॉट गन है, अगर आप 861 हीट यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो हीटिंग टेम्परेचर है 245 आप रखिए या 250 रखिए, एंड एयर आप रखिए 50, ठीक है। और आपको ये ट्वीज़र से ईजीली हल्का, अच्छा यहाँ एक जगह पे हीट नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म हो गया ब्लोअर हटा देना है आपको, क्योंकि CPU सेफ्टी फर्स्ट। हल्का हल्का गर्म हो गया ब्लोअर आपको हटा देना है साइड में, थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ आपको ब्लोअर हटा देना है, ईजी वे में। कोई ये बहुत बड़ा कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं पता तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम है, अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि इजी वे में मैं जो निकाल रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है, लेकिन आप समझ जाओगे जो तरीका देख के कि किस तरीके से मैंने ये किया हूँ, कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये आप समझ गए रहेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो ये जो नॉर्मल तरीके से ऊपर ऊपर का ग्लू हम लोग निकाले, अब बहुत सारे लोग ब्रश मारते हैं, तो अब बहुत बार कंपोनेंट्स निकालने का भी चांसेस होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करनी है, एक डिसोल्डर वायर जो है, डिसोल्डर वायर लेके, जैसे एक नॉर्मल भाषा में झाड़ू मारना बोलते हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े जो बॉल है थोड़े, तो वो आपका क्या हो जाएगा, छोटे छोटे हो जाएंगे। उसके बाद आपका ट्रैक निकलने का, जैसे ब्रश मारने के बाद ट्रैक निकलने का चांसेस नहीं रहता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट डिसोल्डर वायर इस्तेमाल करते हैं आयरन के साथ, ठीक है। जो यूज़ करते हैं वो उनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल टेक्निक है उनका। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि 100% जो बेहतर है और सेफ़ मेथड है डायरेक्टली डिसोल्डर वायर, और ये डायरेक्ट सोल्डर यूज़ करना ये सेफ़ नहीं है, बिकॉज CPU हाई बूट होने का चांसेस रहता है। तो मैं ऊपर ऊपर से झाड़ू मार देता हूँ, बाकी जिनको आता है, जो करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब मैं जो क्लीनिंग करता हूँ ना, IPA मैं डायरेक्टली प्रेशर से डालता हूँ, ताकि कैसे ये पूरा क्लीन हो जाता है। जैसे ब्रश में से थोड़ा IPA लेके फिर साफ़ करना, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। CPU क्लीन करते वक्त आप देख रहे रहेंगे, एक छोटा सा बोतल आप ले लेना, और उसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट IPA डालना है। देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर, एक भी दाग, एक भी बॉल और कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखिए CPU कितना क्रिस्टल क्लियर, एकदम फर्स्ट क्लास। आप सेम इसी तरीके से, अच्छा थोड़े बहुत जो छोटे छोटे आपको बॉल दिख रहा है हाइटेड, आपको लगेगा वो बड़ा है, उसको और फ्लैट करना है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा हाइटेड है। आप जब रिवॉल्व करने जाएंगे ना, तो वो ईजिली आपका रिवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो हाइट नहीं है, आपको दिख रहा है हाइट, वैसा हाइट नहीं। तो उसको मतलब लेवल या इक्वल करने के चक्कर में आप CPU को हाई बूट कर दोगे। ध्यान रखना, जितना हो सके CPU के ऊपर हीटिंग कम, जितना हो सके, मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। अब CPU का देखिए, जो क्लीनिंग, नीट क्लीन, चिपचिपाहट नहीं है, कोई पेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सबसे पहले ज़रूरी है एक CPU के लिए। आप जो नीट एंड क्लीन, इत्मीनान से, आराम से आपको करनी है, ठीक है। अब हम CPU रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करके बिठाएंगे, लेकिन इससे पहले ये जो कंपोनेंट्स है मैंने दूसरे बोर्ड से निकाल दिया। निकाल के आप दूसरे बोर्ड से भी निकाल के लगा सकते हो, और अगर दूसरा बोर्ड नहीं है तो इसका ओम्स तो पता करना पड़ेगा। डायग्राम स्कीमेटिक में तो इसके दी हुई नहीं है इसकी प्रॉपर एग्जैक्ट स्कीमेटिक, क्योंकि लास्ट स्कीमेटिक जो है आपका 12 Pro Max तक आपको पता है। तो लेकिन रेफरेंस लेके हम 100% काम कर सकते हैं कि ये किस लाइन का है और कितने ओम्स का है, तो ये आपको पता है। थोड़ा बहुत जो ग्लू था वो भी मैंने निकाल दिया, और जो कंपोनेंट्स था वो मैंने उसको लगा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब, मैं कोई भी कंपोनेंट्स अगर निकल जाता है तो उसको लगाना बेहतर समझता हूँ, लगाना प्रॉपर काम समझता हूँ। क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता तो इसके बारे में आप पहले पता करें कि भाई ये क्यों दिया हुआ है, तो आप इसको लगाओगे इजीली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करेंगे। मैं एक दिन ये बनाऊंगा कि कितने कंपोनेंट्स ज़रूरत है, कितने कंपोनेंट्स ज़रूरत नहीं, एक वीडियो बनाऊंगा। नाउ मैं CPU रिवॉल्व करने के लिए मैग्नेटिक स्टेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप नॉर्मल स्टेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैग्नेटिक आसान रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। और जो PPD इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल सी ब्लेड है जो मैग्नेटिक ना हो, लोहे का ना हो, उसमें पकड़ लेता है। तो 183 PPD इस्तेमाल कर रहा हूँ, और भर के नहीं लगा रहा। आपने देखे रहेंगे मैं एकदम नॉर्मल तरीके से PPD लगाता हूँ। मेरे जो दूसरे वीडियोज़ है आप उसमें भी देखना, और फुल प्रॉपर हुआ। और एक ट्वीज़र पकड़ के ब्लोअर का जो हीटिंग है 300 हीटिंग, और एयर अगर 50 या 60 रहेगा, आप एयर 50 या तो 60 एयर रख के आप क्या कर सकते हो, इसको आप हीटिंग कर सकते हो इजीली। ये बॉल बन जाता है। आप डायरेक्ट CPU के ऊपर हीट नहीं करना है, बाहर आ जाता है। आपको कॉर्नर से धीरे धीरे हीट करते हुए जाना है। और अब जब ये हीटिंग हो चुका है, बॉल बन चुका है, तो आपको डायरेक्ट उठाना नहीं है, पहले अनऑक्सीडाइड बॉल देखनी है।
बहुत से बॉल ऐसे होते हैं जो वो अनऑक्सीडाइड है कि उसमें क्या नहीं हुआ, जैसे नीचे नीचे काला काला रहता है ना, तो वो रहेगा तो थोड़ा सा पेस्ट डाल के फिर हीट कर दीजिए, निकल जाएगा, मतलब वो लग जाएगा प्रॉपर। अब सीपीयू को थोड़ा सा पेस्ट डाल के एक फाइनल हीट मारेंगे तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ बॉल थोड़े से साइज़ में मतलब साइज़ तो एक ही होते पर उसके जो डिज़ाइन होते थोड़ा सा आड़े थड़े बॉल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनल हीट मारेंगे आफ्टर रिवॉल्व कंप्लीट होने के बाद। जैसे देखिए आप कितना अच्छी तरीके से ये प्रॉपर सीपीयू एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा। क्योंकि आप और कोशिश करिए सीपीयू वन शॉट, दैट मीन्स एक ही बार में रिवॉल्व, बार बार आप 2-3 बार 4 बार रिवॉल्व ना करें। अब देखिए एकदम नीट एंड क्लीन वर्क आपको करना है। नीट एंड क्लीन मतलब आप कोई काम देखने के बाद आपका ऐसा पता चलना चाहिए कि भाई काम किया, कोई कचरा नहीं, नीट एंड क्लीन एकदम पूरा सही है। आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और इजीली कर सकते हो आप, नॉट बिना टेंशन। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है आपका जो दाने क्लियर करना। अक्सर आप क्या हो जाता है कि आप जब सीपीयू उठाते हो तो साइड में से आपके जो छोटे 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 बॉल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब मेरा एक ही कहना है, आप जब भी सीपीयू किसी भी मदरबोर्ड पे काम करेंगे, आपको नीट एंड क्लीन साइड में कोई कंपोनेंट्स ग्लू या कोई कंपोनेंट्स आपस में जुड़ गया, कोई कंपोनेंट्स जुड़ा हुआ है या कोई बॉल जुड़ गया, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी जो हम लोग है सीपीयू इंस्टॉल करेंगे और ये जो सीपीयू इंस्टॉल रहेगा, एक न्यू टेक्निक, आप सबसे पहले आप थोड़ा सा रोजिन का एक पतला लेयर, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, पतला, ताकि सीपीयू को पकड़ के रखता है और दोबारा मतलब जैसे कभी हाथ से गिरता विरता है तो उसमें लो बूट होने का चांसेस नहीं रहता है, ज़्यादातर ड्राई सोल्ड नहीं होता है। तो ये आपको पता है, ठीक है ना, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। ये मैं थोड़ा सा एक आप भी कर सकते हो, लिख सकते हो ऐसा, आप अपना नाम लिखिए, लेकिन ट्विज़र से लिखिए, 11 नंबर से ना लिखिए, ट्रैकिंग मिसिंग हो जाता है। आप अपना नाम लिखो, नंबर लिखो, जो भी लिखना है आप लिखो, आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो ये तो क्योंकि अब उसके आगे जो काम है, आप हल्का सा हीटिंग देंगे और हल्का हीटिंग दे के आपको क्या करना है, थोड़ी सी पेस्ट का ड्रॉप डालना है। बहुत ज़्यादा पेस्ट भी आपको नहीं डालना है, पेस्ट का ड्रॉप डालना है। क्यों? क्योंकि अगर सीपीयू तैरने लग जाएगा, तैरना मतलब आपको अच्छे से पता है, अगर तैरने लग जाएगा तो सीपीयू नहीं लगेगा श्योर। ये जो मैंने ड्रॉप डाला देखो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सीपीयू के अंदर भी क्या है, पेस्ट डाला हुआ है। जो फाइनल हीट मारने के लिए जो हमने पेस्ट डाले थे ना, तो वो ऑलरेडी तो डाला हुआ है ही, ठीक है। सो आप ये ड्रॉप जो है, ये आप ध्यान में रहे कितना ड्रॉप आपको, मतलब कितना बोले तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये ज़्यादा हो रहा है या ये कम हो रहा है, ये आपको पता हो जाना चाहिए अभी। और आप जब 1-2 सीपीयू बिठाएंगे तो आपको इजीली पता चलेगा। नाउ आप अलाइनमेंट चेक कर लीजिए, कौन से साइड उल्टा सीधा आप ना लगाइए। सीपीयू तो खैर उल्टा लगने का सवाल ही नहीं पैदा उठता है, अगर आप उल्टा लगा रहे हो तो मतलब आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। अलाइनमेंट अब प्रॉपर करना है, प्रॉपर दैट मीन्स, अच्छा ये जो है थोड़ा सा प्रेस करके रखते तो वो पकड़ लेता है, ठीक है ना। और सीपीयू के ऊपर पेस्ट हटा देने का, ऐसा एकदम एक्यूरेट आप अपने सीपीयू को जगह पे बिठाओ। और इससे फ़ायदा आपका ये होगा, सीपीयू बहुत ज़्यादा क्या नहीं होगा, हिलेगा नहीं। समटाइम क्या हो जाता है, थोड़ा सा आजू बाजू मतलब टेढ़ा रहता है, तो उसके कारण से क्या हो जाता है कि आप देखेंगे सीपीयू बैठता नहीं है, या बैठ जाता है तो एक दूसरे से टच हो जाता है। तो फिलहाल देखिए आप बहुत अच्छे से ये बैठा हुआ है सीपीयू, और अलाइनमेंट प्रॉपर किया है मैंने। नोज़ल कौन सा इस्तेमाल करना है, मेरा बैंड नोज़ल, ये बिग नोज़ल, ये 861 प्रो जो आया है उसका नोज़ल है ये। तो आप इजीली ये नोज़ल के साथ चारों साइड प्रॉपर हीट कर सकते हो। जब पेस्ट बाहर आएगा, थोड़ा जब पेस्ट बाहर आएगा, उस टाइम पे आप हल्का सा एक टिचकी दे देना है। आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू आपका पूरा मूव हो रहा है, शेक हो रहा है, तो इजीली आपने ये हीट करना है। और उसके बाद आपको तुरंत मदरबोर्ड को कुछ नहीं करनी है, हल्का सा एक कोई भी फ़ैन लेके आपको क्या करना है, उसको ठंडा करना है तुरंत। आपको कोई भी मदरबोर्ड आपको ध्यान में रखना है कि आप उठाएंगे तो गरम गरम सीपीयू अगर रहेगा तो ये ऑलवेज़ आपका क्या करेगा, आप मतलब बोलते हैं ना सीपीयू लूज़ होगा, या बहुत सारी चीज़ें और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप ध्यान में रहे कि गरम गरम आपको कभी भी बोर्ड नहीं उठाना है, एटलीस्ट पूरा ठंडा होने के बाद।
और मोस्ट ऑफ केस ये हाई बूट हो जाता है गरम गरम। अब बूटिंग क्या आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अब आपका जो बूटिंग आएगा वो बूटिंग आपका आएगा करीब करीब जो 13 सीरीज़ है ये आपका 70 से लेके 130 के अंदर, 130 140 के अंदर आता है, तो दैट मीन्स ये बूटिंग ओके है, ठीक है। अभी हम लोग चेक करते हैं कि क्या बूटिंग आ रही है। तो ये 84 है, दैट मीन्स मिली एम्पियर है, दैट मीन्स ये बूटिंग 100% ओके, CPU लग गया। और उसके बाद हम ये जो क्या बोलते हैं इसको, अपना मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके लगा के देखेंगे कि ये DFU आया कि नहीं आया, क्योंकि प्रॉपर DFU नहीं आएगा तो भी आगे आप काम नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, आप लोगों ने देखे भी होंगे, काफ़ी वीडियो है ऑलरेडी, तो उसमें भी बताया हुआ है। अभी मैं इसके अंदर NAND इंस्टॉल कर रहा हूँ। NAND इंस्टॉल करने से पहले मैं एक्चुअली इसका साफ़ नहीं किया था, बिकॉज डांसिंग बूट को बनाने का तरीका, पहला NAND आपको रिमूव करके फ्लैशिंग करके आपको चेक करना रहता है, तो मैं आगे एक दिन सिखाऊंगा आपको। तो ये मैं NAND उतार के इसको मैं क्लीनिंग करके, थोड़ा सा क्लीनिंग बाकी था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको NAND लगाएंगे। और NAND लगाना बहुत आसान है, रिवॉल्व करना भी आसान है, ये सिंपल सा चीज़ है, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। आपको इसको सफाई करके पेस्ट डाल के आपको रिवॉल्व करके लगा देनी है, सिंपल सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं। लेकिन क्लीनिंग ऑलवेज़ आप ध्यान में रखना है, क्लीनिंग आपको करना है। ऑलवेज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जो वीडियो देख रहे हो वो आप बिना स्किप करके देखिए, तो ही आपको कुछ मिलेगा। और अगर आप स्किप करते हो बार बार, तो आप वीडियो नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, मतलब फिर कोई क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप स्किप कर रहे हो वीडियो तो फिर क्या है, कोई मतलब ही नहीं है उसको देख के। खैर, NAND के ऊपर जो आपका ये है ग्लू है, ये आप डिसोल्डर वायर से साफ़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम ना रखें आप, फटाफट आप उसको सफाई कर दें, ठीक है। अब आपका NAND आया और NAND को हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के लिए वही सेम 183 हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्टेंसिल हटा के हम लोग रिवॉल्व, आप स्टेंसिल रख के भी कर सकते हो, अपना अपना स्टाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए प्रॉपर जो PPT है आप अप्लाई प्रॉपर करेंगे, और आप अभी हटा के अगर हल्का सा हीट करेंगे तो ये इजीली आपका रिवॉल्व हो जाएगा। थोड़ा क्रॉस हीट करना बेहतर है, ताकि कभी कभार क्या होता है, ये एक दूसरे से लग जाता है, तो ये क्रॉस हीट करेंगे ना तो ये प्रॉपर ये होता है, लग जाता है, तो क्या है, एक दूसरे को लगता नहीं है, ठीक है। अब हम NAND सेम वही जो प्रोसेस है जो पहले मैंने ऑलरेडी प्रोसेस बता चुका हूँ, आपको नोज कट पॉइंट प्रॉपर देखना है। नोज कट पॉइंट देख के आप इजीली आप इसको पहले लगाएंगे। हीटिंग टेम्परेचर भी सेम रहेगा जो CPU बिठाते वक्त जो हीटिंग था, 350 एंड 50 आप एयर रखिए, इसके लिए भी और CPU के लिए भी कोई इशू नहीं है। और मैं ब्लोअर की बात कर रहा हूँ 861 DW जो आया हुआ था पहले, काफ़ी फेमस है। अब वही बिग नोज़ल में हल्का सा खाली उसके ऊपर थोड़ा सा हीट करेंगे तो एटलीस्ट 15-20 सेकंड में ये क्या हो जाता है, बैठ जाता है इजीली, किसी का कोई नुकसान कुछ नहीं करता है, ठीक है। अब ये लगाने के बाद हमारा फ़ोन चालू होना चाहिए। इसमें क्या था प्रॉब्लम, कैसे पता चला CPU का, ये मैं बाद में बताऊंगा, पर कस्टमर को इसका डेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट था और उनसे डेड हो गया था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले लगा के, और डिस्प्ले लगा के हम लोग को एक बार चेक करेंगे कि ये स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, हमको पता चल जाएगा। बूटिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ये आपको पता है, 140 150 बूटिंग यहाँ पे होल्ड होगा, AP2 होल्ड बटन लो की है, यहाँ से जंप करेगा, जंप करने के थोड़े सेकंड के बाद आपका लोगो आएगा, लाइट बंद करने के बाद से चेक, आपका ये लोगो आ गया। और उसके बाद आप कहते बूटिंग चेक कीजिए, आप बूटिंग पूरा आपका नाव देखिए कितनी प्यारी सी बच्ची है, उसकी आंखें देखिए कितनी प्यारी हैं। तो बच्चे का इसका डेटा रिकवरी हो चुका है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने मिला है।